नमस्कार। हिंदी ग्लोबल में आपका स्वागत है। आज हम आलोचना को पढ़ते हैं और इसी पे एमसीक्यू भी करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, मल्टीपल चॉइस वाला। ठीक है। आलोचना का अर्थ किसी कृति के मूल्यांकन से है। देखिए, आलोचना कहते किसको है? प्राचीन समय में आलोचना का अर्थ जो था वो गुण दोषों के विवेचन से था। ठीक है। किसी ने उसका गुण बता दिया और किसी ने उसका दोष बता दिया, इससे लिया जाता था। लेकिन आधुनिक समय में इसका अर्थ जो है आलोचना का लिया जाता है कि उसके मूल्यांकन से, कि वो ग्रंथ है कैसा, कितना अच्छा है, कितना उसमें क्या क्या दिख रहा है। ठीक है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया को अनिवार्यतः दो पक्षों पर आधारित होती है। मतलब आलोचना का अर्थ किसी कृति के मूल्यांकन से है और मूल्यांकन की प्रक्रिया अनिवार्यतः दो पक्षों पर आधारित होती है। तो पूछ सकता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया कितने पक्षों पर आधारित होती है? तो दो। कौन कौन से? तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक। ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब एक परिभाषा दिया गया है कि ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृति के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है, तो उसे सैद्धांतिक आलोचना कहते हैं। कैसे? कि मतलब ऐसे कोई भी वस्तु है, उसके निर्माण के आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उसे मूल प्रश्नों के साथ किसी कृति के मूल्यांकन को जब आधार बनाया जाता है तो उसे सैद्धांतिक आलोचना कहते हैं। तथा उन प्रतिमानों के आधार पर रचना की विवेचन पद्धति को व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। ठीक है। तो ये सैद्धांतिक है और व्यवहारिक, दोनों को इसी में समझा दिया गया है। आगे, अधिकांश समीक्षक कोशिश करते हैं कि वे समीक्षा के इन दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह इसी वर्ग के समीक्षक हैं। ठीक है। किस वर्ग के हैं? तो दोनों वर्ग के हैं। मतलब सैद्धांतिक भी काम किया है, सैद्धांतिक आलोचना भी लिखा है और व्यवहारिक आलोचना भी लिखा है। मिडल्टन मरे ने आलोचना को कला की सजगता कहा है। किसने कहा है कला की सजगता आलोचना को? तो मिडल्टन मरे ने। ठीक। आगे हम देखते हैं, राजशेखर को भारतीय समीक्षा का जनक माना जाता है। तो भारतीय आलोचना या भारतीय समीक्षा का जनक किसको माना जाता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसको माना जाता है? राजशेखर को। आलोचना या समीक्षा का, आलोचना को समीक्षा भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका काल विभाजन हम देखते हैं। इसके कालों को 4 भागों में बांटा गया है। शुक्ल पूर्व युग यानी भारतेंदु युग 1850 से 1920 तक, शुक्ल युग 1920 से 1940 तक, शुक्लोत्तर युग 1940 से 1970 तक और समकालीन समीक्षा 1970 से अब तक। शुक्ल पूर्व युग को 2 भागों में बांटा गया था, भारतेंदु और द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग का समय जो था 1850 से 1900 ईस्वी और द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी। शुक्लोत्तर युग को देखते हैं हम, तो इसमें 4 विभाजन किए गए। स्वच्छंदतावादी समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, नई समीक्षा। अब हम आगे देखते हैं शुक्ल पूर्व युग। ठीक है। आगे यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं आलोचना से ही संबंधित, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। आलोचना का विकास। भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। तो पूछ सकता है कि किसको आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। तो देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक जो 1883 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, नाटक नामक निबंध है। ये नाटक भारतेंदु ने एक निबंध लिखा था नाटक नाम से, इसी से सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। और सबसे पहले आलोचक कौन माने जाते हैं आधुनिक युग के? तो आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र को, और भारतीय समीक्षा के जनक अभी हमने देखा राजशेखर को माना जाता है। ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, भट्ट जी पहले हिंदी के पहले आलोचक हैं। बच्चन सिंह के अनुसार कौन है? तो भट्ट जी को। ठीक है, भट्ट जी को माना है आलोचक है। और संयुक्ता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है 1886 में। तो ये केवल बच्चन जी के अनुसार नहीं है, ये लगभग सामान्य तौर पर भी माना जाता है। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप, इनकी पत्रिका थी, बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप, में लाला श्रीनिवास दास कृत, यानी कि श्रीनिवास दास ने, लाला श्रीनिवास दास ने एक नाटक लिखा था संयोगिता स्वयंवर नाम से। ठीक है। और उसकी सच्ची
समालोचना नाम से बालकृष्ण भट्ट ने आलोचना की, तो यही लिखा है इसमें। अब बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर ने आनंद कादम्बनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी ने आनंद कादम्बनी उनकी पत्रिका है। किसकी अनुवाद किया था आलोचना का? तो बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास लिखा था, उसी का हिंदी में अनुवाद किया और आलोचना किया। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1886 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बनी में भी आलोचना की। ठीक है, तो लाला श्रीनिवास दास का जो संयोगिता स्वयंवर था उस पर बालकृष्ण भट्ट ने भी आलोचना किया और बद्रीनारायण चौधरी ने भी आलोचना किया। ठीक है, दोनों लोगों ने। तो इनकी जो आलोचना थी बद्रीनारायण चौधरी की, ये पुस्तकाकार आलोचना थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया है। यानी कि जो बच्चन सिंह ने ऊपर माना है ना कि बद्रीनारायण चौधरी बालकृष्ण भट्ट से माना जाता है, तो आचार्य शुक्ल भी कहते हैं कि भट्ट जी से और चौधरी साहब यानी कि प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना के तुलनात्मक आलोचना का जनक पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। सर्वप्रथम 1907 में सरस्वती ईस्वी में ये पूछा जाता है तुलनात्मक आलोचना का जनक, और पिछले बार भी क्वेश्चन में पूछा गया BA फर्स्ट ईयर के। ठीक है, तो तुलनात्मक आलोचना का जनक किसको माना जाता है? पद्म सिंह शर्मा को। पद्म सिंह शर्मा ने सरस्वती पत्रिका में 1907 में बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की थी। ठीक है, सबसे पहली तुलनात्मक आलोचना है, इसी को माना जाता है। 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। ठीक है, आगे हमने ये देख लिया है। अब हम देखते हैं ये, एक सेकेंड, इसमें तुलनात्मक आलोचना हाँ है तो कुछ चीज़ छूटा हुआ है क्या? आगे हम उस पेज पे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि हिंदी आलोचना की पद्धतियाँ कितनी होती हैं। ठीक है, तो हिंदी आलोचना की जो पद्धतियाँ होती हैं वो 4 होती हैं। सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना जो हमने पढ़ ली अभी कि होता क्या है सैद्धांतिक और व्यवहारिक। ऐतिहासिक आलोचना मतलब इतिहास में जाके किसी का आलोचना करना। ठीक है, और तुलनात्मक आलोचना यानी कि कंपैरेटिव, किसी दो व्यक्ति का तुलना कर देना, किसी दो ग्रंथों का तुलना करना तुलनात्मक आलोचना हो जाता है। ठीक है, आगे आइए हम देखते हैं कि सैद्धांतिक आलोचना किसने किसने लिखा है। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास ने लिखा है रूपक रहस्य नाम से। रूपक रहस्य किसका आलोचना है? तो श्याम सुंदर दास का। लाला भगवान दीन व्यंग्यार्थ मंजूषा, अर्जुन दास केडिया को मत देखिए, कन्हैयालाल पोद्दार को भी मत देखिए। बस ये 2 नाम याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास का रूपक रहस्य और लाला भगवान दीन का व्यंग्यार्थ मंजूषा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय को देख लीजिए, रस कलश। ठीक है, रस कलश। आगे देखते हैं व्यवहारिक समीक्षा किसने किसने लिखा है। तो व्यवहारिक समीक्षा में भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, मेरा की प्रेम साधना, कृष्ण शंकर शुक्ल, केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर, रामकृष्ण शुक्ल, प्रसाद की नाट्य कला, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कबीर का रहस्यवाद, जनार्दन मिश्र, विद्यापति हरिऔध का देख लीजिए, कबीर वचनावली की आलोचना और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। ठीक है, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में द्विवेदी युग में प्रकाशित होने वाला शास्त्रीय ग्रंथ। तो ये लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। रामदहीन मिश्र का काव्य दर्पण, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काव्यांग कौमुदी। आगे हम देखते हैं लाला भगवान दीन का अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा, याद रखिएगा। ये हमने देख लिया। अब तुलनात्मक आलोचना पे हमने अभी ऊपर भी देखा था, अब फिर से देख लेते हैं एक बार तुलनात्मक आलोचना। 1907 ईस्वी में अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पद्म सिंह शर्मा ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित बिहारी और सादी कवि, फारसी के जो कवि थे सादी,
उनकी तुलनात्मक समीक्षा की, इसी से तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। 19 समय भी याद रखिएगा, पद्म सिंह शर्मा का नाम भी याद रखिएगा और पत्रिका का भी नाम याद रखिएगा कि किस पत्रिका में तुलनात्मक आलोचना प्रकाशित हुआ था। ठीक है। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी को श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना, इसे से तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। फिर तुलनात्मक आलोचना बहुत जोर पकड़ लिया था। ठीक है। तो मिश्र बंधुओं में 3 लोग शामिल होते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। कभी कभी पूछ देता है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन लोग शामिल हैं। ठीक है। तो इनका नाम तीनों लोगों का आप याद रखिएगा। एक ट्रिक है गस्सू, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, ग से गणेश, स से श्याम और सु से सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है। ने अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न 1910 में तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित 9 कवियों को स्थान दिया: तुलसीदास, सूरदास, देवदत्त यानी कि देव, बिहारी लाल त्रिपाठी बंधु में इन्होंने भूषण और मतीराम को रखा था। ठीक है। तो इनको दोनों को एक में शामिल कर दिया। और केशवदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवरत्न में देव बड़े या बिहारी विवाद की शुरुआत हुई। ठीक है। आगे, जिसमें से इन्होंने देव को बहुत ऊंचा स्थान दिया और तुलसी और सूर के देव को तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया। ठीक है। देव बड़े या बिहारी विवाद की पुस्तकें। ठीक है। ये पूछ देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। बिहारी सहित तुलनात्मक अध्ययन पद्म सिंह शर्मा का है, बिहारी। इसमें बड़ा कवि किसको बताएगा? तो बिहारी को। देखो, जिसमें आगे बिहारी लिखा रहेगा उसमें बिहारी को बड़ा माना है, जिसमें आगे देव लिखा रहेगा उसमें देव को बड़ा माना गया। दूसरा है देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है देव। ठीक है। बिहारी और देव, लाला भगवान दीन ने बिहारी को बड़ा माना है और कृष्ण बिहारी मिश्र ने किसको माना है? तो देव को, क्योंकि देव और बिहारी के नाम से लिखा है। ठीक है। अब हम आते हैं शुक्ल युग पर। शुक्ल युग इन हिंदी आलोचना के केंद्रीय समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं, यानी कि जो आलोचना है ना उसका विभाजन जो किया गया है वो शुक्ल जी के आधार पे, आचार्य शुक्ल के आधार पे किया गया है। ठीक है। यद्यपि उनके साथ साथ बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास आदि समीक्षक भी आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय रहे। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसी काल के अन्य आलोचक हैं। इस युग में छायावाद के कवियों ने भी छायावाद के पक्ष में कई आलोचनाएं लिखी। श्याम सुंदर दास ने लिखी हैं शुक्ल युगीन आलोचक है उनकी आलोचनाएं। तो अभी हमने इनका देखा था रूपक रहस्य, है ना। और फिर से देखते हैं। श्याम सुंदर दास का जो जन्म समय है वो 1875 है और मृत्यु समय है 1944। साहित्यालोचन 1922, भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931। समय आप मत याद करिएगा, आप इनका नाम याद कर लीजिएगा। भारतीय नाट्य शास्त्र गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास, अच्छा इन्होंने भी लिखा है। चलिए, आचार्य शुक्ल वाला पूछा जाता है ज़्यादातर। खैर ध्यान में रखिएगा कि श्याम सुंदर दास ने भी गोस्वामी तुलसीदास के नाम से आलोचना लिखी है। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास 1923 में, देखो पहले तुलसी को लिखा, फिर जायसी को लिखा, फिर सूरदास को भ्रमर के सार के नाम से लिखा है। ठीक है। तो इनका तीनों ही क्रम से, और कभी कभी क्रम भी पूछ देता है। तो गोस्वामी तुलसीदास 1923 ईस्वी, जायसी ग्रंथावली 1924 ईस्वी, भ्रमर गीत सार 1925 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी, रस मीमांसा 1949, और कविता क्या है इनका एक निबंध है। ठीक है। इसमें कविता का विषय बताया गया है। गुलाब राय नवरस सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, कविता क्या है, इन्होंने भी लिखा है हिंदी नाट्य विमर्श। ठीक है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, विश्व साहित्य विमर्श, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मेरे गीत और कला, रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव। ठीक है। ये याद रखिएगा, पंत और पल्लव पूछा जाता है। रविंद्र कविता कानन भी पूछा जा सकता है। पंत को देख लीजिए। छायावाद का पुनर्मूल्यांकन पूछा जाता है, शिल्पी और दर्शन, और यदि मैं कामायनी लिखता। ठीक है। इनका ये तीनों याद रखिएगा। आगे देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कबीर का रहस्यवाद याद रखिएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काव्यांक कौमुदी, बिहारी की वाग्विभूति,
बिहारी वाङ्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्यशास्त्र का साहित्य का विकास। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का काव्य में अभिव्यंजनावाद याद रखिएगा, और काव्य में अभिव्यंजनावाद नाम से आचार्य शुक्ल ने भी लिखा है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के और निबंध के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता माना जाता है। काव्य में रहस्यवाद 1929 निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। तो पूछ देगा आचार्य शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना, ठीक है। तो काव्य में रहस्यवाद है। रस मीमांसा तथा चिंतामणि भाग 2 में इनकी सैद्धांतिक आलोचना देखी जा सकती है। चिंतामणि नाम से इन्होंने निबंध संग्रह लिखा है और उसमें इनके सैद्धांतिक आलोचना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता को भावयोग कहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, जो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। शुक्ल जी ने कला के लिए और कला जीवन के लिए का समन्वय अत्यंत जरूरी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का पाठीकृत आचार्य कहा जाता है। शुक्ल जी को आलोचना की दृष्टि से प्रविधि पर आधारित है, ठीक है। वह है तार्किक विश्लेषणात्मक निगमनात्मक विधि। आचार्य शुक्ल ने तेन के विधेयवाद पर से प्रभावित हैं, ठीक है। इनकी आलोचना दृष्टि पर रामचरितमानस का गहरा प्रभाव है। आचार्य शुक्ल रामचरितमानस से बहुत प्रभावित थे। आगे देखिए, चलिए रुक जाइए एक सेकंड। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद, जो हमने अभी देख लिया, फिर से एक बार देख लेते हैं, 1929 निबंध को माना जाता है। आचार्य शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमरगीत सार, रसमीमांसा, ठीक है। रसमीमांसा आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों लिखा है। तो ऊपर की जो तीन है ना, तुलसीदास, जायसी और भ्रमरगीत, ये तीनों व्यवहारिक आलोचना है। रसमीमांसा कैसा है? इनका सैद्धांतिक आलोचना है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि कौन सा सिद्धांत दिया था, तो विरुद्धों का सामंजस्य, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो विभाग करते हैं। आनंद की साधना अवस्था, जो प्रत्यक्ष प्रयत्न पक्ष को लेकर चलता है, जैसे रामचरितमानस, ठीक है, और हमीर रासो वगैरह, पृथ्वीराज रासो। और दूसरा आनंद की सिद्धावस्था, जो उपभोग पक्ष को लेकर चलता है, जिसमें सूर सागर आता है, कृष्ण भक्त कवियों की पदावली वगैरह आती है, ठीक है। ये आप बस इतना ही याद रखिएगा कि दो पक्ष होते हैं, आनंद की साधनावस्था और आनंद की सिद्धावस्था। आपको इतना ही जानना है अभी। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी की निम्न रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया था, ठीक है। अनुवाद लिखा था इन्होंने कल्पना का आनंद, जो मूल रचना थी एसेज ऑन इमेजिनेशन, और मूल लेखक थे एडिशन, यानी एडिशन द्वारा लिखा हुआ एसेज ऑन इमेजिनेशन का इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया था कल्पना का आनंद नाम से, ठीक है। साहित्य नाम से एक अनुवाद लिखा था इन्होंने, जो मूल रचना लिटरेचर, साहित्य को अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं, ठीक है। ये जॉन हेनरी न्यूमैन का है। आदर्श जीवन, प्लेन लिविंग, हाई थिंकिंग, जॉन हेनरी न्यूमैन का ये भी है। विश्व प्रपंच नाम से अनुवाद लिखा था इन्होंने रिडल ऑफ द यूनिवर्स, हैकल का, ठीक है। बाकी जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध नाम से कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे थे। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, आत्मा की मनन शक्ति कि वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल से माना जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि ये जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, यही पूछता है, ठीक है आपके लिए। और इस पे आलोचना से संबंधित MCQ भी अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे, तो आप इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद। एक सेकेंड।